हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। आज इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर वन शॉट में पढ़ाने वाला हूं, टूल इंजीनियरिंग का। तो ये थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो सकता है क्योंकि कंप्लीट चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दूसरा, आप में से जो नए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि आप इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनसी 6 सेमेस्टर, एमएमआई मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 6 सेमेस्टर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर और टूल इंजीनियरिंग जैसे कंप्लीट सब्जेक्ट्स आप इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मशीन डिजाइन पढ़ सकते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इनके जो नोट्स हैं वो एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। तो वहां से जाकर के आप अपने नोट्स डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम का टाइम है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है वो है टूल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है कटिंग टूल। कटिंग टूल कंप्लीट पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक कॉपी एक पेन आप एक लेकर के बैठ जाइए ताकि आप मेन जो पॉइंट्स हैं, ये नोट्स तो मैं आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ हाई स्पीड स्टील और कुछ मटेरियल्स की, जो देखो कुछ मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से मटेरियल्स हैं? पहला है हाई स्पीड स्टील, दूसरा है स्टेलाइट। सैटेलाइट नहीं है, स्टेलाइट है, इसको सैटेलाइट भी बोल देते हैं कुछ बच्चे, तो ये स्टेलाइट है। ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरेमिक, डायमंड। और उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल कमर्शियली अवेलेबल कटिंग टूल्स। तो जो कमर्शियली अवेलेबल है कटिंग टूल्स उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद टूल ज्योमेट्री पढ़नी है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की, रीमर, ड्रिल, मिलिंग, कटर, थ्रो अवे इंसर्ट क्या होता है, चिप ब्रेकर क्या होता है, टूल एंड अदर मेंटेनेंस क्या है, रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ टूल्स क्या है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है आपका और एक लेक्चर में आपका ये फिनिश हो जाएगा। टूल इंजीनियरिंग में बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं आपके, तो कोशिश करूंगा 3 लेक्चर में इसको फिनिश कर दूंगा। इसीलिए इस मैराथन क्लास को मैंने स्टार्ट किया है कि जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाए। अब देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ जो अपने बैचमेट्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसको बांटो। अब देखो, सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है कटिंग टूल। ठीक है, जो हमारा कटाई औजार है वो क्या चीज है, सबसे पहले उसको समझो। जो कटिंग टूल है वो क्या चीज है? तो कटिंग टूल देखो, एक ऐसा टूल जिसकी सहायता से कार्यखंड से धातु को काटा जाता है। तो इसमें कटिंग टूल नाम से ही पता चल रहा है, कटिंग मतलब काट रहा है कुछ। तो हम कटिंग टूल की मदद से किसी भी चीज को, किसी भी धातु को, किसी भी मटेरियल को काटते हैं। कटिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं, अभी पढ़ेंगे कितने पॉइंट के होते हैं, क्या क्या होता है, सब लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने इतना समझा कि हमारा जो कटिंग टूल है वो क्या है। कटिंग टूल की सहायता से हम किसी मटेरियल को काटते हैं, बस इतना समझिए। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और एक हो गया मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो एकल बिंदु कटाई औजार और दूसरा बहुबिंदु कटाई औजार। तो 2 तरह के आपके कटिंग टूल होते हैं, पहला होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, दोनों आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, सिंगल भी और मल्टी भी। अब देखो, सबसे पहले ये समझो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में। सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ये 2 वर्ड है, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। सिंगल पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट होगा उसमें, यानी कि जो कटिंग की जो धार होगी उसकी वो कितनी होगी, एक होगी। मल्टी पॉइंट यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो जो कटिंग की जो धारें होंगी वो एक से ज्यादा होंगी। अब देखो यहाँ पे सिंगल पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे जो टूल काट रहा है इस पे कितना पॉइंट है, सिर्फ एक ही ब्लेड है। जैसे आप वो यूज करते हैं कटिंग के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है। कटिंग मशीन देखिए सबने, कटर, तो वो कटर जो जिसमें ब्लेड घूमता है, या आपने देखा होगा किसी घर में टाइल्स लग रही है या पत्थर लग रहा है तो उस कटर की मदद से वो टाइल्स को काटते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे तरह के ब्लेड्स आते हैं, जो ब्लेड उसमें लगा होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, तो उसमें एक ही पॉइंट होता है। तो ऐसा कटाई औजार जिसमें एकल किनारे यानी कि सिंगल एज द्वारा पदार्थ की कटाई की जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल
बोल देते हैं। बहुत आसान है। आगे देखते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या है? बहुबिंदु, यानी कि एक से ज्यादा। तो देखो ब्लेड सेम ही है, लेकिन इसके जो कटाई के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, धारें बहुत सारी हैं काटने के लिए। देखो सब अलग अलग है, ये नहीं, सब अलग अलग है। मैंने कोशिश की है कि इमेजेस की मदद से आपको दिखा पाऊं, ताकि आपको एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो ऐसे कटाई औजार जिनमें एक से अधिक किनारे यानी कि मल्टीपल एजेस द्वारा पदार्थ की कटाई की जाती है। जैसे क्या क्या होता है? मिलिंग होती है, ब्रोचिंग होती है और ड्रिलिंग होती है। ब्रोचिंग भी अभी आपको दिखाऊंगा, मिलिंग भी दिखाऊंगा और ड्रिलिंग दिखाते। ड्रिलिंग सबसे ज्यादा कहां? ड्रिलिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप अपने घर में कोई लाइट फिट कराते हैं, शीशा फिट कराते हैं, तो उससे पहले ड्रिल मशीन से क्या करते हैं? छेद करते हैं दीवार के अंदर, ताकि हम उसमें पेच लगा पाए और वो जो है आसानी से फिट हो जाए। तो उसको हम ड्रिलिंग बोल देते हैं। ड्रिल मशीन सबने देखी होती है, सबने देखी है, ठीक। सारे इलेक्ट्रिशियन के पास ड्रिल मशीन मिलेगी मिलेगी आपको, ठीक है। कटिंग टूल मटेरियल्स। अब बात करते हैं कटाई औजार पदार्थ की। तो ये अभी हमने सिलेबस में देखे, सिलेबस में सबने देखे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हाई स्पीड स्टील है, जिसको HSSB बोला जाता है। तो हाई स्पीड स्टील को हम HSSB बोल देते हैं, सबसे पहले याद रखना। हाई स्पीड स्टील HSS। दूसरा स्टेलाइट, जिसको हम सैटेलाइट भी बोल देते हैं। ये गलत है, सैटेलाइट नहीं बोलना है, स्टेलाइट ही जो है एक मटेरियल है। दूसरा, तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड, उसके बाद आ जाता है सेरेमिक, उसके बाद आ जाता है आपका डायमंड। तो ये 5 मटेरियल्स हमें इसमें पढ़ने हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, और एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके कटिंग टूल मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो कोई 3 या 4 भी अगर एग्जाम में आपने लिख दिया तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। नोट्स कैसे लग रहे हैं सबको कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर नोट्स हमें ठीक लग रहे हैं या इनमें कुछ बदलाव करना है। अगर कोई बदलाव करना है, कुछ चेंजेस आपको कराने अपने हिसाब से, तो वो मुझे बोल देना, मैं कर दूंगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए? भाई पहली चीज, हार्डनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा जो कटिंग टूल है उसमें हार्डनेस होनी चाहिए। अगर वो हार्ड नहीं होगा, अगर उसमें हार्डनेस ज्यादा नहीं हुई तो क्या होगा? वो खुद ही कट जाएगा, मटेरियल नहीं कटेगा, हमारा टूल कट जाएगा। तो टूल को नहीं काटना, मटेरियल को काटना। दूसरा टफनेस, टफनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? उसका ज्यादा होना चाहिए। जो घिसाव प्रतिरोध है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब एकदम से हमारा जो टूल है वो घिस ना जाए। चौथा हीट रेजिस्टेंस, और उसकी जो गर्माहट को सहने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उष्ण प्रतिरोध बहुत ज्यादा उसमें होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टफनेस भी ज्यादा है, वियर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए और हीट रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कुछ मटेरियल की। अब फिफ्थ आ जाता है केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं मशीनिंग की। कोई इनमें ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी 7। 5 पॉइंट याद करके जाना दिमाग में, 5 भी लिख दिए तो कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। आगे देखते हैं मशीनिंग की। अब जब मशीनिंग की बात करते हैं हम इसको मशीनन भी बोल देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मशीनिंग इसको बोल देते हैं। देखो मशीनिंग क्या, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, जिसमें कटिंग टूल की सहायता से पदार्थ को काटकर वांछित आकृति व आकार में बदला जाता है। तो क्या है? मशीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, रॉ मटेरियल आया। अब रॉ मटेरियल तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना बहुत अच्छी शेप में आएगा। भाई मटेरियल तो इकट्ठा होकर के आता है एक जगह, उसमें से आपको क्या है निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ की कटाई, पेड़ काटा, पूरा पेड़ कट करके आ गया, लेकिन उसमें से क्या क्या निकालते हैं? फर्नीचर बनते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं, सब पेड़ में से ही तो बनते हैं, पेड़ की लकड़ी से ही बनते हैं काट काट के। तो इसी तरीके से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मशीनिंग प्रोसेस बोल देते हैं, कि जिसमें से हम मटेरियल में से काट काट के जो है अपनी जरूरत के आकार के मुताबिक चीजों को निकालते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? मशीनिंग प्रोसेस बोल देते हैं। जैसे टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस है। अब सबसे पहले देखो धीरे धीरे क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। स्टडी ऑफ कमर्शियली अवेलेबल कटिंग टूल्स। तो अब देखो जो कमर्शियली अवेलेबल है कटिंग टूल्स वो क्या है? कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट, यानी कि मार्केट में अवेलेबल है कि आप मार्केट गए और एक ड्रिल बिट खरीद लाए, या एक आरी खरीद लाए, या आरी का ब्लेड लिया है, या कटर का ब्लेड लिया है। तो ये सब चीजें क्या है मार्केट में धीरे धीरे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, नींद तो नहीं आ रही किसी को, आ रही है, चमाट मारूंगा बहुत जोर से। क्यों? क्योंकि सोना नहीं है, अब एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, इधर उधर की बातें छोड़ो, अब एग्जाम पर बिल्कुल फोकस करो, क्योंकि आपका फाइनल ईयर है ये। अब देखो ड्रिल बिट्स, तो ड्रिल बिट्स क्या होती हैं? जो ड्रिल मशीन में लगी होती है। आगे अभी दिखाऊंगा, मैंने नोट्स में फोटो उसका डाला हुआ है। तो ड्रिल बिट्स क्या करती है भाई? मशीन उसके ड्रिल मशीन की मदद से छेद करती है किसी भी दीवार में, किसी भी मटेरियल में, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्रिल मशीन में होल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रिल मशीन में होल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं मिलिंग कटर। मिलिंग कटर क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? मिलिंग मशीन में किया जाएगा। अब बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो लेथ में, शेपर में, प्लेनर में, इन सब जगह कहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं टैप्स एंड डाई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टैप्स एंड डाई का इस्तेमाल चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है ना? डाई का इस्तेमाल चूड़ी बनाने के लिए करते हैं, टेपर बनाने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के धातु एवं अधातु पदार्थों को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉ ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। सॉ ब्लेड्स यानी कि आरी के जो ब्लेड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, और अब एक एक करके सारे मटेरियल्स हम पढ़ते जाएंगे। ये बहुत आसान है, टूल इंजीनियरिंग बहुत आसान है। अब सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले हम मटीरियल्स पढ़ रहे हैं, मटीरियल्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, तो एक एक करके सारे हम जो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब देखो, व्यवसायिक रूप से उपलब्ध कटाई औजारों का अध्ययन करते समय निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है? पहला मटीरियल, सबसे पहला क्या है भाई? कटिंग टूल की आप बात कर रहे हैं तो उसमें मटीरियल बहुत मैटर करता है कि वो किस मटीरियल का बना हुआ है। तो वो कौन कौन से मटीरियल के बने हुए हैं बहुत बार बता दिया। क्या हाई स्पीड स्टील है, स्टेलाइट है, सेरेमिक है, डायमंड है, ठीक है, आपका सीमेंटेड कार्बाइड है। तो ये 5 मटीरियल हैं जिनका इस्तेमाल बार बार टूल इंजीनियरिंग में कटिंग टूल को बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? 5 मटीरियल है। हाई स्पीड स्टील हो गया, ठीक है, हाई स्पीड स्टील हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, सेरेमिक हो गया, डायमंड हो गया और स्टेलाइट हो गया। तो ये 5 आपको मटेरियल जो है वो याद रखने ही रखने हैं, ये नहीं भूलना है। दूसरा कोटिंग, इन पे डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग्स की जाती हैं। ठीक है। तीसरा ज्योमेट्री, शेप एंड साइज ऑफ द कटिंग टूल। तो ज्योमेट्री बहुत मैटर करती है, तो मतलब जो हमारा कटिंग टूल है उसकी शेप कैसी है। भाई आपने सपोज कोई 100 ब्लेड बनाया, कोई आरी का ब्लेड बनाया काटने के लिए किसी चीज को, और वो नीचे से गोल कर दिया आपने, तो वो क्या चलाते रहो, यहाँ चलाते रहो, कहीं भी चलाते रहो, वो काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि वो गोल हो गया। आप कोई भी मटेरियल उससे काटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया। उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? धारीदार होनी चाहिए, उसमें बहुत बारीक धारी होनी चाहिए, धार होनी चाहिए। प्राइस बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो और बहुत ज्यादा सस्ता भी ना हो। सस्ता तो चल जाता है, बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाता है, और बहुत ज्यादा अगर महंगा हो जाएगा तो क्या होगा कि कोई उसको परचेज ही नहीं कर पाएगा। जैसे डायमंड का आपने पूरा बना दिया तो क्या होगा? बेकार है वो। इसीलिए डायमंड के साथ क्या इंसर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शीशा काटने के लिए आपने देखा होगा, जो शीशा काटने के लिए कटर का इस्तेमाल होता है उसमें आगे डायमंड लगा होता है, बहुत छोटा सा। कभी देखना, किसी शीशे वाले की दुकान पर जाना, उससे कहना भैया अपना कटर दिखा दो 2 मिनट के लिए, है ना, बस ऐसे ही देखना, तो उसमें एक डायमंड लगा होता है, डायमंड की मदद से शीशे को काटा जाता है। तो देखो, अब ब्रांड एंड रेपुटेशन बहुत मैटर करती है कि जो मटेरियल, जो टूल है वो किस ब्रांड का है, वो बहुत मैटर करती है। उसकी जो बोलते हैं ना, नाम बहुत मैटर करता है। नाम बनाने में बहुत वक्त लगता है और खराब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगती, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रो अवे इंसर्ट की। थ्रो अवे इंसर्ट क्या चीज है उसको एक बार समझो। थ्रो अवे इंसर्ट, नाम से पता चल रहा है। थ्रो अवे का मतलब क्या होता है? वो दूर फेंक देना, थ्रो अवे फेंक देना। इंसर्ट, इंसर्ट के बहुत सारे मायने, ठीक है। इंसर्ट बेसिकली फिट कर देना किसी चीज को, ठीक है, या फिर अंत स्थापित कर देना, या फिर प्रिविस्ट करके बिठाना, किसी चीज को किसी जगह पर बिठा देना, उसको क्या बोल देते हैं हम? इंसर्ट बोल देते हैं। तो थ्रो अवे इंसर्ट को कटाई औजार के साथ स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है तथा इंसर्ट के घिस जाने या खराब हो जाने पर निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो देखो ये क्या करता है, थ्रो अवे इंसर्ट में बेसिकली क्या है, जो इंसर्ट्स होती हैं, ये जो इंसर्ट्स हैं इनमें कटिंग टूल मटेरियल लगा दिया जाता है अंदर, और फिर क्या करते हैं, जब ये घिस जाती है तो इनको निकाल करके फेंक देते हैं।
तो एक टाइम के बाद क्या होता है, घिसती है। तो ये क्या करती है, मटेरियल को बहुत बचा लेती है। जो इंसर्ट्स होती है मटेरियल को सेव रखती है और कम मटेरियल में हमारा काम हो जाता है। आप देखते हो कि बहुत बड़ा कटर होता है, जो शीशे काटने का कटर होता है काफी बड़ा होता है, लेकिन उसमें जो आपका डायमंड लगा होगा वो बहुत छोटा डायमंड लगा होगा। तो इसी तरीके से इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो येलो येलो है ये सब इंसर्ट्स इसमें लगी हुई है। अब देखो इंसर्ट कितने पदार्थ की होती है, किन कौन कौन से मटेरियल की होती है, तो कार्बाइड, डायमंड और सेरेमिक, 3 मटेरियल के आपकी जो ये इंसर्ट्स हैं वो आती हैं। अब देखते हैं आगे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हैं किसके, हाई स्पीड स्टील के, स्टेलाइट के, सीमेंटेड कार्बाइड के, सेरेमिक के और डायमंड के, वो सब हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम स्टेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेलाइट क्या है, बेसिकली कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है। इसमें क्या है, कुछ मात्रा कोबाल्ट की भी होती है स्टेलाइट के अंदर। स्टेलाइट एक ट्रेडमार्क नाम है जिसका प्रयोग उन मिश्र धातुओं के लिए किया जाता है जिनमें उच्च मात्रा में कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन होता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि स्टेलाइट के अंदर 3 मटेरियल जो है वो हमारे अवेलेबल है। जब हम स्टेलाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे कुछ मटेरियल्स हैं। कौन कौन से मटेरियल्स हैं भाई, सबसे पहला हमने पढ़ लिया कि इसमें कोबाल्ट है, इसमें क्रोमियम है, ठीक है, और क्या है, इसमें टंगस्टन है। तो सबसे ज्यादा मात्रा स्टेलाइट में किन चीजों की किन की पाई जाएगी, इन 3 मटेरियल्स की पाई जाएगी, कोबाल्ट की, क्रोमियम की और टंगस्टन की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तथा बहुत कम मात्रा में कार्बन, निकल तथा कार्बन, निकल और आपका मोलिब्डियम होता है। तो इनमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, निकल की बहुत कम होती है और मोलिब्डियम की बहुत ज्यादा कम मात्रा पाई जाती है। अब देखो आगे देखें, ये देखो इसका क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन भी दिया गया है। पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। स्टेलाइट को कास्टिंग द्वारा निर्मित किया जाता है, उसके पश्चात फिनिशिंग के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। तो कोबाल्ट में क्या किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसको इसकी कास्टिंग के द्वारा निर्मित किया जा रहा है इसे, उसके बाद फिनिशिंग के लिए इस पे क्या की जा रही है, ग्राइंडिंग की जा रही है। ग्राइंडिंग प्रोसेस सबको पता है, ग्राइंडिंग बहुत तरीके की होती है ना, ग्राइंडिंग बहुत तरीके से की जाती है बेसिकली। जैसे आप देखते होंगे कि आपके गांव में या शहर में या जहां भी आप रहते हैं तो जो नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं, उन पे धार लगाने के लिए आया करता था एक इंसान, सबने देखा होगा है ना। तो वो क्या करता था, ग्राइंडिंग ही तो करता था, वो उस पे धार लगाई जाती थी ग्राइंडिंग की मदद से। तो एक ब्लेड होता है, ब्लेड पे कुछ मटेरियल चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके उस पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राइंडिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, हाथ कभी अगर उस पर हाथ लग गया तो हाथ की ग्राइंडिंग कर देगा वो। कॉम्पोजिशन इसका क्या है, इसमें क्रोमियम 25 से 35% पाया जाता है, टंगस्टन इसमें 4 से 25% है, कार्बन 1 से 30% है और बाकी इसमें जो बचता है वो कोबाल्ट है। ठीक है, ये इसका कॉम्पोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेलाइट का याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उपयोग क्या है, तो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रीमर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्म टूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मिलिंग कटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हमने बता दी है। ठीक है, स्टेलाइट की। अब आगे देखते हैं, स्टेलाइट का उपयोग निर्मित धातुओं की मशीनिंग के लिए किया जाता है। तो मशीनिंग के लिए किया जाता है किस किस की, कास्ट आयरन की, स्टेनलेस स्टील की और कास्ट स्टील की और पीतल की। तो देख रहे हो, पीतल को भी देखा होगा कि आपके घर में अगर पीतल कभी काला हो जाया करता था, उसको चमकाने के लिए आया करते थे, मशीन की मदद से उसको चमकाया जा सकता। तो उसमें क्या इस्तेमाल होता था, स्टेलाइट का इस्तेमाल होता था। स्टेलाइट में कौन कौन सी चीजें थी भाई, कोबाल्ट आ गया, ठीक है, आपका क्रोमियम आ गया, टंगस्टन आ गया, इन सबका मिश्रण बना के एक मटेरियल तैयार किया जाता था, टंगस्टन जिसको बोल देते थे स्टेलाइट, जिसका इस्तेमाल क्या करने के किया जाता था, मशीनिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो हर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहला हार्डनेस, कठोरता होनी चाहिए, उच्च कठोरता होनी चाहिए, ज्यादा कठोर ये होना चाहिए। टफनेस हो, इसकी जो चीमड़पन है इसमें वो ज्यादा होना चाहिए। एब्रेसिव रेजिस्टेंस हो, कोरोसिव रेजिस्टेंस हो और विजिस्टेंट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे विजिस्टेंट रह सके, एकदम से आग ना लग जाए या फिर मटेरियल जो है वो गल ना जाए। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। या ऐसा नहीं कि भाई जैसे एक मटेरियल है कोयला, कोल जानते हैं सबको, अगर आपने उसको एक बार उसे आग दिखा दी, क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा, वो धीरे धीरे पूरा जल जाएगा। तो हर मटेरियल की अलग क्वालिटी होती है, इसलिए
जो है उसी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की जब हम बात करते हैं तो ये स्टील का एक प्रकार है, भाई नाम से ही पता चल रहा है हाई स्पीड स्टील, तो स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टील का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक प्रकार ये स्टील का ही है। हाई स्पीड स्टील को कटाई औजार पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या करता है, कटाई औजार है, ध्यान रखना। हाई कार्बन स्टील की तुलना में ये 2 से 3 गुना तक अधिक तेजी से कटाई कर सकता है। तो हाई कार्बन स्टील जो है उसकी तुलना में 2 से 3 गुना तक ज्यादा अच्छे से कटाई कर सकता है कौन, हाई स्पीड स्टील, इसलिए इसको हाई स्पीड स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब इसका जो है कंपोजिशन एक बार देख लेते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल कितना है। तो टंगस्टन 18% होता है इसमें, क्रोमियम 4% है, वेनेडियम 1% है, कार्बन 0.5 से 0.8% है, और बाकी जो है वो आयरन होता है इसमें। ठीक है, जो बचता है वो सारा क्या है, आयरन है। तो टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन और बाकी क्या बचा आपका, आयरन। ये किसका है, हाई स्पीड स्टील जो है इन सबको मिला करके बनता है। ये सब कंपोजिशन है किसकी, हाई स्पीड स्टील की। आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग में किया जा रहा है, टैप में किया जा रहा है, मिलिंग कटर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टूल बिट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हॉबिंग गियर कटर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और हैक्सो ब्लेड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब इसकी क्या है, एप्लीकेशंस है। हेक्सो ब्लेड क्या होता है, आरी का ब्लेड, इसलिए मैंने हिंदी में भी ये चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी आप पढ़ करके भी उन चीजों को समझ लें। और ये चीजें बहुत आसान है, आपने 1-2 बार इसको गो थ्रू कर लिया तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार लेक्चर आपने देख लिया, एक बार नोट्स के साथ लेक्चर देख लिया, एक बार आपने खुद से नोट्स पढ़ लिया, आपका हो गया। अब आपको दोबारा जो है टूल इंजीनियरिंग का ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं आपका प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। देखो एक चीज बड़ी कॉमन है, सारे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है। यानी कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हार्डनेस, टफनेस और एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड विदस्टैंड ऑन हाई टेम्परेचर, ये तो तुम्हें चारों में लिख सकते हो, मतलब हर 5 के 5 मटेरियल में लिख सकते हो ये चीजें। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लिख दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सेरेमिक मटेरियल्स की। तो सेरेमिक मटेरियल्स को मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से निर्मित किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका फॉर्मूला Al2O3, कितना है इसमें 98%। बाइंडर कितना है इसमें 2%, बाइंडर क्या जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल का। सिरेमिक टूल इंसर्ट को तप्त या अतप्त प्रेसिंग द्वारा बनाया जाता है तथा मैकेनिकल होल्डर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक सेरेमिक मटेरियल हमारा जो बनकर के तैयार हो जाता है। प्रॉपर्टीज देखो फिर से वही है, हार्डनेस है, एब्रेसिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, केमिकल स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर है। ठीक है, और मेंटेनिंग हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर। फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, घर्षण कम से कम होना चाहिए। भाई फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए मटेरियल का। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लग के चल रहा है, क्योंकि जितना लग के चलेगा वो क्या करेगा, उतनी जल्दी घिस जाएगा। इसी वजह से क्या करते हैं, जब टाइल्स काटते हैं तो आप देखेंगे कि जो कटर होता है उसके साथ साथ पानी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, बहुत बारीक सा पाइप होता है पानी का, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाए और जो हमारा ब्लेड है वो ठंडा रहे, वो ज्यादा गर्म ना हो जाए। अब देखते हैं कार्बाइड टूल्स की तुलना में अधिक तेजी से कटाई कर सकने वाले कटाई औजार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा सेरेमिक में। ठीक है, आगे देखते हैं सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड क्या है, सेरेमिक हो गया, अब सीमेंटेड कार्बाइड। तो सीमेंटेड कार्बाइड क्या बोलता है, एक कठोर पदार्थ है जिसको कटाई औजार पदार्थ के रूप में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। देखो सबको ज्यादातर क्या कटिंग जो टूल्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चैप्टर ही पूरा कटिंग टूल का है। आप एक चीज पे फोकस करिए, सारी चीजें जाकर के कहां मिलेंगी, कटिंग टूल पे मिलेगी। तो ये सारे जो टूल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका इस्तेमाल कटिंग टूल को बनाने के लिए ही किया जा रहा है। दूसरा, पाउडर मेटलर्जी के द्वारा बनाया जाता है इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, पाउडर मेटलर्जी, एक चूर्ण धातु कर्म के द्वारा इसको बनाया जाता है, मतलब पाउडर करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, सीमेंटेड कार्बाइड में टंगस्टन कार्बाइड, WC, टाइटेनियम कार्बाइड, TIC या टेटलम कार्बाइड, TAC का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें WC टिक टैक का इस्तेमाल किया जाता है। WC टिक टैक भी अगर तुमने लिख दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, पता लग जाएगा कि एग्जामिनर को यहाँ इसको कुछ पता है। ठीक है, पर टिक टॉक मत लिख देना कभी, वो
बहुत मारे तुम्हें, ठीक है। तो टिक टैक लिखना है, WAC और WC टिक टैक, इतना याद कर लेना। टिकटॉक लिख दिया, बहुत मारेगा। दूसरा, सीमेंटेड कार्बाइड का संगठन निम्नलिखित क्या है, यानी कि कॉम्पोजिशन क्या है। तो कोबाल्ट कितना है इसमें, 2.6 से 16% तक होता है। दूसरा, टाइटेनियम कार्बाइड यानी कि TAC कितना है, 30% है। और WC जो है वो बचा हुआ है, यानी कि जो टंगस्टन है वो कितना है, शेष है, जितना बचा हुआ है। तो देखो कोबाल्ट और टिक टैक कितना है, 30%, और WC क्या है, शेष जो बचा। अब देखो, सीमेंटेड कार्बाइड की टिप इंसर्ट को कटाई औजार के साथ फिक्स करके कटाई की जाती है, ठीक है। तो सीमेंटेड कार्बाइड की जो टिप है उसको इंसर्ट को कटाई के औजार के साथ जोड़ करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के मत लेना। और इंसर्ट आपको तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए प्रैक्टिकली, तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये चीज इंसर्ट है और इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, हाई स्पीड स्टील कटिंग की में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, हाई एंड लो इंपैक्ट डाई मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कटिंग अलॉयज जो होते हैं, अलॉयज में मिश्रण धातुओं की कटाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे अगर हम बात करें, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, कास्ट आयरन की कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड जो है वो टूल इंजीनियरिंग नहीं लग रही होगी अभी तक, जो आपको लग रही थी उसको काफी आसान तरीके से मैंने उस चीज को कर दिया है, ताकि आप सिर्फ पॉइंट वाइज चीजों को समझें कि भाई इसका इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है और ये चीज ये, क्योंकि डिप्लोमा में इतना डीपली नहीं पूछता है। डिप्लोमा में ऊपर ऊपर की चीजें की पूछा जाता है कि आपको ये चीज पता है, मालूम है या नहीं है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कॉस्ट। दूसरा, मेटल कटिंग का रेट। तीसरा, एब्रेसिव रेजिस्टेंस। उसके बाद उच्च तापमान में सॉफ्ट होने की समस्या नहीं आती। और टफनेस, तो टफनेस, हार्डनेस ये तो तुम्हें लिखना ही लिखना है, ठीक है। एब्रेसिव रेजिस्टेंस तुम्हें लिखना ही लिखना है। अभी तक हर मटेरियल में ये 3 पॉइंट आए हैं, ठीक है। और जो है आपका तापमान, यानी कि विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, ये आपको 4 पॉइंट तो अगर लिख दिए तो आपको कोई नहीं, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, ठीक है। अब बात करते हैं डायमंड की। तो हीरा क्या है, हीरा टूल पदार्थ हेतु सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो अब तक का जो है वो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स नए नए हैं जो अभी मिल गए हैं, इन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक का जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, हीरा है, डायमंड है। डायमंड टूल में डायमंड की बनी इंसर्ट का प्रयोग टूल होल्डर में किया जाता है, ठीक है। टूल होल्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है शीशे को काटने के लिए। कहाँ, छोटा सा डायमंड लगा हुआ है, ठीक है। पर डायमंड पे तो शादी टूट जाती है लोगों की, है ना। बहुत लोग होते हैं शादी टूट गई, भाई इसके मतलब डायमंड की रिंग नहीं दी, मैं तो शादी नहीं कर रहा इससे, या शादी नहीं कर रही इससे, है ना। लड़कियों को ज्यादा वैल्यू होती है इन सब चीजों की, लड़कों को इतनी नहीं होती। लड़कियों को ज्यादा होती है गोल्ड की, डायमंड की, लड़कों को इतनी नहीं होती। लड़कों को मिल गया ठीक, नहीं मिला हाँ ठीक है, ले जा तू ही रख ले। प्रॉपर्टीज, अब जब इसके गुण की बात करते हैं तो हार्डनेस, देखो फिर से, कॉस्ट, एब्रेसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे जो है ब्रिटल होता है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका ठीक होता है। आगे देखते हैं, अब यूजेस क्या है इसके। यूजेस ये है, चिकनी सतह एवं उच्च यथार्थता वाले कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखते हैं शीशा बहुत चिकना होता है, शीशे को हर चीज नहीं काट सकती, तो शीशे को काटने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डायमंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राइंडिंग व्हील की जो है डूइंग वे एवं ड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या, ये कार्य अन्य कटाई औजारों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ग्राइंडिंग व्हील जो है उसकी डूइंग की जाती है, उसकी ड्रेसिंग की जाती है। तो उसमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपॉली 01 ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं से आपको सारे नोट्स जो है वो एमपॉली के चैनल पे मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बताएं कि कैसे क्लासेस चल रही हैं और क्या चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी आपको फायदा लग रहा है, थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज शेयर कीजिए। आगे देखते हैं एक और नया टॉपिक जिसको हम बोल देते हैं चिप ब्रेकर। अब हम पढ़ेंगे चिप ब्रेकर। चिप ब्रेकर क्या, नाम से पता चल रहा है, चिप और ब्रेकर, ये वो चिप्स नहीं है, अंकल चिप्स नहीं है खाने वाले। ये कौन से चिप्स होते हैं, जो चिप्स जब हम किसी मटेरियल को काटते हैं तो छोटी छोटी जो है मटेरियल के टुकड़े आपने गिरते हुए देखे होंगे, उनको चिप्स बोल देते हैं, ठीक है। जो छीलन टाइप की उतरती है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, चिप्स बोल देते हैं। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो चिप्स होती हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो चिप ब्रेकर
चिप को तोड़ने वाली युक्ति है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे युक्ति लगाई जाती है जो क्या करती है, ये जो चिप्स उतर रही हैं इनको तोड़ती रहती है साथ साथ, ताकि ज्यादा लंबी चिप्स ना उतरे और कहीं और जाकर के ये नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कटिंग टूल का जो मटेरियल है, बहुत लंबी चिप अगर होगी तो क्या होगा, उससे ही लिपट जाएगी वो चारों तरफ, जो हमारा कटिंग टूल मटेरियल है उसके ही, कटिंग टूल जो है उसके चारों तरफ चिपट जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका जो कटिंग टूल है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, या फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो मशीन आपकी जाम हो जाएगी, वो काटना ही बंद कर देगा। इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, जो हमारी चिप्स हैं उनको तोड़ते हैं, ताकि हमारा जो है वो प्रोसेस लगातार चलता रहे लंबे समय तक। ठीक है, तो चिप ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो कटाई के दौरान निकलने वाली धातु चिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, चिप ब्रेकर हेतु कटाई औजार में एक खांचा या नॉच काट दिया जाता है, जिसके संपर्क में आने से लंबी चिप छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो चिप ब्रेकर क्या है, एक कटाई औजार में एक ऐसा खांचा बना देते हैं, एक ऐसा नॉच बना देते हैं कि जिसके कांटेक्ट में जैसे ही चिप आती है वो उसको तोड़ देता है, काट देता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो चिप्स हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं आपका, यदि चिप को छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जाए तो क्या होगा। लंबी चिप्स कटाई औजार यानी कि कटिंग टूल के चारों ओर लिपटकर कटाई में व्यवधान उत्पन्न कर सकती हैं। पहली चीज, यहां तक कि कटाई औजार को तोड़ भी सकती है। दूसरा, वर्क पीस की सतह खराब हो सकती है। तीसरा, कटाई हेतु ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट आता है, उच्च गति से कटाई नहीं हो पाती है। तो ये सब अगर हमारी चिप बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो दिक्कत है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है चिप ब्रेकर की, लाभ क्या है। लाभ तो भाई बहुत सारे हैं। पहला, इंप्रूव करता है चिप कंट्रोल को। दूसरा, कटिंग फोर्स को कम कर देता है। तीसरा, जो हमारी कटिंग स्पीड है उसको बढ़ा देता है, काटने की जो क्षमता है, गति है, उसको बढ़ा देता है। उसके बाद हाई सरफेस फिनिश देता है। जो उच्च सतह परिष्करण जो मिलता है हमें, वो कहां से मिलता है, चिप ब्रेकर से मिलता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर आपको दो तीन का देखना है, एक ड्रिल बिट्स का, ड्रिल मशीन का, मिलिंग कटर का, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये जब नोट्स आपके पास आएंगे तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी में बनाना है, और 3-4 बार जब आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लेगा, या तो ड्रिलिंग पूछ लेगा, मिलिंग पूछ लेगा, या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूछ लेगा। तो तीनों ही आपको बता दिए गए हैं, तीनों आपको ध्यान से देख लेने हैं। पहले क्या कर रहा है, जो मिलिंग कटर है उसमें क्या है, देखो यहाँ पे कीवे बना हुआ है। कीवे मैंने बहुत अच्छे से आपको मशीन डिजाइन में भी पढ़ाया था, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसमें आपको कुछ चीजें लिखनी है, क्या, जैसे ये आउटसाइड डायमीटर है, ये होल की डायमीटर है, होल का व्यास है। ठीक है, यहाँ पे जो टूथ है, जो टीथ बने हुए हैं उसके क्या है, फेस है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग एज है, आपकी जो काटने की धार है वो है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, पिच है टीथ की, ये पूरी पिच कहलाई जाती है टीथ की। डेप्थ ऑफ कट, ये रहा डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, इसको हम लैंड बोल देते हैं। प्राइमरी क्लियरेंस इसको बोल देते हैं, ये ऊपर वाला प्राइमरी क्लियरेंस है, ये सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एक बार बना बना करके देखनी है। बस इतना ही पूछेगा, पॉलिटेक्निक में इससे ज्यादा नहीं पूछता, आपसे बोल देगा कि नॉमेनक्लेचर, मिलिंग कटर का नॉमेनक्लेचर बना करके दिखाओ, आपको बना करके दिखा देना है। ठीक है, ये क्या है, इसका साइड व्यू है, क्या एंड और साइड ऑफ कटर है। स्पाइरल और हेलिक्स एंगल इसमें होता है, हेलिक्स एंगल इसमें बना होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद ड्रिलिंग नॉमेनक्लेचर। ड्रिलिंग नॉमेनक्लेचर क्या बोल रहा है कि आप ड्रिल बिट बना करके दिखा दो। तो ड्रिल बिट में जो भी सतह हैं, जिसको जो बोल रहे हैं, वो बस सिंपल ड्रिल बिट बनाओ और उसको लिख दो। ड्रिल बिट कैसे बनानी है, 2D में बनानी है। ठीक है, 2D में बनानी है। 2D में व्हाट्सएप पे, सॉरी टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा एक पिक्चर 2D ड्रिल बिट की, वो आपको बनानी है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल, इसको लैंड बोल देते हैं ऊपर वाले मटेरियल को, अंदर वाले को हेलिक्स बोल देते हैं, हेलिक्स एंगल यहीं पे बनता है। ठीक है, दो जो हमारी सरफेसेस होती है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हेलिक्स एंगल बोल देते हैं। ये साइड है, ड्रिल बिट टिप है, ये सेंटरिंग टिप है, इसकी सेंटर टिप जो बीच की टिप बचती है ड्रिल की, जहां से कटिंग स्टार्ट होती है, वो उसको हम बोल देते हैं सेंटरिंग टिप। उसके बाद फेस है आपका, ये क्या है, वियर मार्कर है। उसके बाद नॉच एंगल, इसको हम बोल देते हैं नॉच एंगल, आगे जो नॉच बनाई गई है उसको नॉच एंगल बोल देते हैं। कटिंग एज हमारी ये हो जाती है और ये हमारा कॉर्नर हो जाता है।
जो कॉर्नर बना हुआ है, इसको आप जब आप खोल करके नोट्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली, हो सकता है डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी है तो इसमें इतनी प्रॉपरली डायग्राम नहीं दिख पाते हैं, आपको फोन पे जूम करके भी आप देख सकते हैं, ये हाई क्वालिटी में है तो आपको दिख जाएगा। दूसरा अब आ जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब आप बनाएंगे तो आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है कि ये कटिंग, जो हमारी एंड कटिंग एज है ये रही, ठीक है, आपकी सिंगल कटिंग एज ये रही, आपकी जो शंक है इसको शंक बोल देते हैं, ये फेस है इसका, इधर इसकी एक नोज बनी हुई है, ये है नोज, ये हील है और ये फ्लैंक है इसके, ठीक है, ये दोनों फ्लैंक्स हैं इसके, जो दोनों इस तरीके की जो होती हैं ये फ्लैंक्स होती हैं। तो ये आपको बनाना है कॉपी में, बार बार बना करके इसको तीन चीजों को ट्राई करना है तो आपका हो जाएगा। इसको और डिस्क्राइब करके जो है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है, सेम वही जो पहले बताया वही चीजें हैं, इसमें फ्लैंक्स हैं, देखो ये फेस है, कटिंग एज है, नोज है, ये नोज है इसकी। तो ये सभी चीजें आपको क्या बनानी है, एक बार कॉपी में बना करके देख लेनी है और आपका इतने से ही काम चल जाएगा, काम हो जाएगा। इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटेक्निक में बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक बेसिक आपने पढ़ लिया, आपका काम हो गया, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू और इसका साइड व्यू मैंने डाला हुआ है, तो ये भी आप ध्यान से एक बार बना करके देख लेना, कॉपी में ये भी बना देंगे तो और अच्छे से आपका जो है वो काम हो जाएगा, मार्क्स आपको और अच्छे मिलेंगे। अब देखते हैं टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टूल सिग्नेचर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। टूल सिग्नेचर क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कोणों को एक निश्चित क्रम में व्यक्त किया जाता है। तो जो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो कुछ एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स को कुछ क्रम में हम लगा देते हैं, उस क्रम को हम क्या बोल देते हैं, टूल सिग्नेचर बोल देते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार। अब देखो, जिसे टूल सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है, कौन कौन से एंगल्स हैं, पहला है बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रैक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। इसको एक हिंट से याद कर लो, ये हिंट बहुत अच्छा लगा मुझे। ये हिंट क्या है आपका, रा री कट नोज, रा री कट नोज। रा मतलब क्या है, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल। री क्या है, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। कट क्या है, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज। नोज क्या है, एक ही है, नोज रेडियस। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है और इसका क्रम चेंज नहीं होता, तो रा री कट नोज से ही आपको इस्तेमाल करना है, रा री कट नोज। तो रा री कट नोज, तो रा क्या है यहाँ पे आपका बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल। री क्या है यहाँ पे, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। कट क्या है यहाँ पे, कट एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। और यहाँ पे नोज क्या है आपका, नोज रेडियस। तो ये आपको एग्जाम्पल की वजह से याद रखना है। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो आपको हिंट देगा, आपको बोलेगा ये टूल सिग्नेचर बना करके देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो आर्ट है, ये जो आर्ट है ये यहाँ पे कौन सा एंगल है, तो आपको बताना है। अब आपको याद है रा री कट नोज, तो ये रा तो यहाँ पे खत्म हो गया, री बचा। अब री में दो होते हैं हमारा, कौन सा होता है, पहला री होता है एंड रिलीफ एंगल, दूसरा साइड रिलीफ एंगल। तो एंड रिलीफ एंगल तो ये है नहीं, ये तो पहले आ गया, ये कौन सा है, साइड रिलीफ एंगल है। तो साइड रिलीफ एंगल में देखोगे तो 8 डिग्री आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 बार लिखा गया है, ये एक ही बार है बेसिकली। तो एंड साइड रिलीफ एंगल में क्या आ गया, आपका 8 डिग्री आ गया। तो आप ऐसे ही देखो, जो है हमारा आपसे कहा कि 14 यहाँ पे बताओ, ये 16 बताओ, 16 क्या है आपसे, तो आपने पता है कि रा री कट नोज। तो रा री तो यहाँ पे है नहीं है, अभी आ गया कट में। कट में पहला कौन सा आ जाता है हमारा, एंड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज तो ये है नहीं, ये कौन सा है, साइड कटिंग एज है। तो बता दिया कि साइड कटिंग एज एंगल कितना है, 16 डिग्री है। ये इस तरीके से एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है। अब देखते हैं ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या है, ब्रोचिंग एक मशीनिंग प्रक्रम है जिसमें बहुबिंदु कटाई औजार के द्वारा धातु को काटा जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए आप कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, कौन सा, ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, सबसे पहले ये याद कर लीजिए। ब्रोच बहुत टाइप के आते हैं, बहुत टाइप के ब्रोच आते हैं, ठीक है। ब्रोच बेसिकली इस तरीके से हम किसी भी चीज को काटते हैं, ब्रोच बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब ये ब्रोच की कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। इसको पुल एंड बोल देते हैं, ये कटिंग मोशन है हमारा इधर, ठीक है। ये हमारी जो शैंक है उसकी लेंथ है, ठीक है। ये फिनिशिंग है इधर, इधर सेमी फिनिशिंग है, इधर रफनेस बोल देते हैं, इस पूरे पार्ट को रफनेस बोल देते हैं, और ये टूल की पूरी लेंथ कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये एक ब्रोच का पूरा टर्म है, इसको बार बार बना करके देख लेना एक बार, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है।
अब टूल एंड कटर मेंटेनेंस की हम बात करते हैं। टूल एंड कटर मेंटेनेंस, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब देखो, टूल एवं कटर अनुरक्षण के से तात्पर्य उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त कटाई औजारों एवं मशीनों के नियमित अनुरक्षण और सर्विसिंग से है। तो बेसिकली देखो, हम गाड़ी भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो हर 10,000 पे, 15,000 पे या 5,000 पे उसकी सर्विस हम लोग कराते हैं। अगर सर्विस नहीं कराओगे तो इंजन क्या होगा, बेकार हो जाएगा, सीज हो जाएगा, इंजन आपका जाम हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो टूल है, हमारे कटर्स हैं, उनका भी एक मेंटेनेंस किया जाता है, उनकी भी एक सर्विसिंग की जाती है टाइम टू टाइम। पहला, जो कटाई औजारों एवं मशीनों के नियमित अनुरक्षण एवं सर्विसिंग से है। देखो क्या है, टूल एवं मशीनें अपनी अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करते हैं। अगर जो हमारा टूल है वो अगर अच्छा होगा तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी से, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेगा। दूसरा, टूल एवं मशीनों के जीवन काल में वृद्धि होती है, भाई उनका जो लाइफ है, टूल लाइफ है, वो बढ़ती है। तीसरा, उच्च गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त होते हैं और डाउन टाइम कम होता है। तो जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। दूसरा, डाउन टाइम कम हो जाता है। डाउन टाइम मतलब कि जिसमें कार्य नहीं हो रहा है, सब कुछ ठप पड़ा है, उसको डाउन टाइम बोल देते हैं। टूल एवं कटर अनुरक्षण में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कटाई औजार एवं मशीनों का नियमित अनुरक्षण एवं सर्विसिंग होती रहे टाइम टू टाइम। इन चीजों का ध्यान रखना होता है। कटाई औजारों की धार जो है वो तीक्ष्ण यानी कि शार्प किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर कटाई औजारों को बदलकर नया टूल लगा दिया जाए। जब लगे कि भाई अब इसका कोई फायदा नहीं, अब इस पे कोई जो है वो धार नहीं आ सकती, अभी किसी काम का नहीं रहा, तो उस टाइम क्या कर देते हैं, टूल जो हमारा कटिंग टूल है उसको चेंज कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद एक आता है हमारा टूल एवं कटर अनुरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद नियमित हैं। क्या क्या है? पहला, कीप टूल्स क्लीन रेगुलरली। तो पहले क्या है, जो हमारे टूल्स हैं उनको सफाई जो है वो, उनकी सफाई टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। जो हमारे टूल्स हैं वो साफ रहे। अगर टूल ही गंदा होगा तो वो उसकी जो जिंदगी है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंसान को ना नहाने पे बीमारियां लग जाती हैं, उसी तरीके से हमारा टूल के साथ भी है। चेक्स फॉर डैमेज, ये देखते रहेंगे जो हमारा टूल है वो कहीं से डैमेज तो नहीं हो रहा है, वो कहीं से कट तो नहीं रहा है, बेंड तो नहीं हो रहा है, वो टूटने वाला तो नहीं है। उससे क्या होगा कि भाई जो इंसान उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके भी चोट लग सकती है, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है। साथ साथ टूल का तो रखना ही है। तो टूल को उपयोग में लाने से पूर्व टूट फूट जरूर चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो शार्पन टूल रेगुलरली, कि भाई उसकी जो जो शार्प है वो है या नहीं है, नियमित धार उस पर लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ये जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद रिप्लेस वॉर्न टूल्स, जो हमारे टूल्स हैं, जो टूल्स खराब हो चुके हैं, जो घिस चुके हैं, उनको क्या कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। यूज द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब, जिस काम के लिए जो टूल बनाया गया है उसको ही इस्तेमाल किया जाए, किसी और अदर टूल को उसकी जगह इस्तेमाल ना किया जाए। लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट्स रेगुलरली, जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं लुब्रिकेंट करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है कि आपका ग्रीसिंग कर दी है ना, लिक्विड कोई ऐसा डाल दिया जिससे क्या हुआ कि उसमें जो है वो फ्रिक्शन कम हो रहा है। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं टाइल्स को काटने के लिए मशीन के साथ साथ। स्टोर टूल्स प्रॉपरली, तो जो हमारे टूल्स को सदैव सूखी साफ सुथरी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ऐसे नहीं काम हो गया ओए अब कल की कल देखेंगे, फेंक के जो है वो चले गए, कल की कल देखेंगे, अब जब सुबह को आएंगे तब देखेंगे कहाँ रखना है और कहाँ फेंक करके गए थे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, रीग्राइंडिंग एंड आपका लैपिंग ऑफ टूल्स। तो रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ टूल्स, रीग्राइंडिंग बेसिकली बार बार ग्राइंड करने को रीग्राइंड बोल देते हैं मैकेनिकल में। समय के साथ घिसाव तथा टूट फूट के कारण कटाई औजार की धार कुंद हो जाती है। कुंद मतलब गोल हो जाती है। उसके आकार आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है साहब। आप एक चीज को बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसका जो है, उसकी जो शेप है, तो उसका साइज है, वो उसमें बदलाव आ जाएंगे। कटाई औजार की धार की तीक्ष्ण करने तथा उसमें उसके आकार आकृति को वास्तविक स्थिति में लाने के लिए रीग्राइंडिंग एवं लैपिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो लैपिंग ऑपरेशन अलग है, रीग्राइंडिंग अलग है। ठीक है, लैपिंग ऑपरेशन अलग होता है। लैपिंग ऑपरेशन बेसिकली आप मान सकते हैं किसी चीज को साफ करने के लिए लैपिंग इस्तेमाल, जैसे ज्वेलर्स के यहाँ पे ज्वेलरी को इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो लैपिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और रीग्राइंडिंग क्या है भाई, धार दोबारा दोबारा लगाई जा रही है, तो वो रीग्राइंडिंग है। ठीक है, अब देखो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या है। इसकी जो कटाई औजार है, इंडस्ट्री ड्रिल, आपका मिलिंग कटर,
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इत्यादि मरम्मत वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है रीग्राइंडिंग का और लैपिंग का। जो आपकी फ्रेंच शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, वॉल्व है इत्यादि की सतह परीक्षण एवं विमीय यथार्थता में वृद्धि के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में कहा, दवाइयों पे नहीं, जो सर्जिकल टूल्स होते हैं जो सर्जन इस्तेमाल करते हैं कटाई के लिए, है ना, जब ऑपरेशन करते हैं तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके। एडवांटेजेस भाई, लाभ क्या है इसके। पहला, सरफेस फिनिश देता है। दूसरा, डायमेंशनल एक्यूरेसी दे रहा है। तीसरा, टूल लाइफ को बढ़ा रहा है, जिंदगी बढ़ा रहा है टूल लाइफ की, टूल की। जो हमारा फ्रिक्शन एंड वियर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कॉस्ट को घटा रहा है, कॉस्ट बचा रहा है हमारी, और अपीयरेंस दे रहा है, अच्छी दिखावट भी दे रहा है। टूल्स का अच्छा दिखना भी जरूरी है, ऐसे नहीं भोंडल भोंडल से टूल्स लगा रखे हैं देख के डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। आगे देखते हैं, रीग्राइंडिंग। तो रीग्राइंडिंग ऑपरेशन ग्राइंडिंग मशीन में किया जाता है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग सूक्ष्म मात्रा में पदार्थ को काटकर कटाई औजार की धार की तीक्ष्ण यानी कि शार्प तथा उसके आकार आकृति एक्यूरेट किया जाता है। तीसरा, ग्राइंडिंग व्हील चित्र अनुसार घूमते हुए पहिए के रूप में एक कटाई औजार होता है जिसमें आकृति कोणों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। देखो, एक जो है तुम्हें इसका ये इस तरीके से जो है रीग्राइंडिंग की जाती है, जैसे इसमें दिखाई जा रही है, रीग्राइंडिंग इस तरीके से की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं लैपिंग। लैपिंग क्या है। लैपिंग औजार में उच्च स्तरीय सतह परीक्षण तथा समतलन प्राप्त करने के लिए लैपिंग का प्रयोग किया जाता है टू अचीव हाई लेवल ऑफ सरफेस फिनिश। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्लैटनेस इन कटिंग टूल, इस सब चीजों के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, लैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए होती है तो लैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, लैपिंग प्रक्रिया में एक टूल को जो कि डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड का बना है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, उसे सतह से रगड़ा जाता है जिससे सतह से उभार या त्रुटियां दूर हो जाती हैं तथा सतह चिकनी, एक समान तथा चमकदार हो जाती है। जैसे ज्वेलर्स जो है वो ज्वेलरी को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं तो साफ हो जाती है। इधर एक चीज देखो, रीग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रख लेना, तीनों मटेरियल आपको याद होने चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी, आपका जो सिलिकॉन कार्बाइड भी और डायमंड भी। ठीक है, तीनों का इस्तेमाल किया जाता है आपका रीग्राइंडिंग में। अब देखो, रीग्राइंडिंग तथा लैपिंग दोनों को आवश्यकता अनुसार हाथ द्वारा अथवा मशीन द्वारा किया जा सकता है। तो दोनों ऐसी प्रोसेस हैं, रीग्राइंडिंग भी और लैपिंग भी, जिनको हाथ से भी किया जा सकता है और मशीन से भी किया जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके नोट्स एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे और सभी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। इंडस्ट्रियल की भी, सीएनसी की जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपकी एमएमआई की क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।